चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं जहां डर दिखता नहीं, सिर्फ सुनाई देता है। ये कहानी है भैरवपुर की और उस एक आहट की जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हम समझेंगे कि आखिर ये खौफ बनता कैसे है, परत दर परत। हर खौफनाक कहानी की शुरुआत अक्सर एक फुसफुसाहट से ही होती है। भैरवपुर में ये शुरुआत एक अफवाह से हुई थी कि उस जगह पर अजीब अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं। सोचिए, ये वो डर है जो दिखने से पहले महसूस होता है, और बस यही छोटा सा बीज आगे चलकर पूरे गांव में खौफ का पेड़ बनने वाला था। तो सीन सेट है भैरवपुर का, एक बिल्कुल सुनसान अलग थलग पड़ा हुआ गांव, और इस गांव के ठीक बीच में है एक पुरानी वीरान हवेली। वही हवेली जिसके किस्से तो सब सुनाते हैं, पर पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं। खौफ का पहला धागा बस यहीं से खुलता है। और फिर एंट्री होती है हमारी प्रोटैगनिस्ट की, रीना, शहर की लड़की जिसे गांव के इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं। तो दोस्तों के बीच लगी एक शर्त। शर्त क्या थी? उसी डरावनी हवेली में अकेले रात गुजारने की। बस यहीं से शुरू हो जाती है लॉजिक और खौफ के बीच की असली जंग। तो रीना हवेली के अंदर है, और वहां उसको पहला सबूत मिलता है कि शायद गांव वालों का डर इतना भी बेकार नहीं था। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उसकी अपनी परछाई के ठीक साथ एक और परछाई हिल रही थी। बस इतना देखना था कि उसकी रूह कांप गई और वो वहां से सीधा बाहर भागी। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये हकीकत बन चुकी थी। अब यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि ये घटना, ये खौफ सिर्फ रीना तक नहीं रहता। नहीं, ये आहट अब एक वायरस की तरह पूरे गांव में फैलना शुरू हो जाती है। और सबसे अजीब बात, हर किसी के लिए ये डर एक अलग ही चेहरा, एक अलग ही शक्ल ले लेता है। रीना के लिए ये डर वही परछाई है, वही जो उसे हवेली में दिखी थी। अब वो उसे बार बार दिखती है, कभी आईने में तो कभी कमरे के किसी अंधेरे कोने में। फिर है रघु, गांव का नाई। उसका सामना होता है एक सफेद साये से जिसकी आंखें हरी चमक रही थीं, और वो साया उससे कहता है, तेरा समय आ गया है। इसके बाद रघु का मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। और ये डर, जैसा मैंने कहा, किसी को नहीं छोड़ता, यहां तक कि अनिरुद्ध को भी नहीं, जो गांव का पढ़ा लिखा स्कूल मास्टर है, जो इन सब चीजों को अंधविश्वास मानता है। उसे भी हवेली के पास से गुजरते हुए कान में एक साफ फुसफुसाहट सुनाई देती है, तू बच नहीं पाएगा। और ये सिलसिला बस चलता रहता है। सविता को अपने आंगन में एक काली साड़ी वाली औरत दिखने लगती है। मोहन जब हवेली के पास से गुजरता है तो जंजीरें अपने आप हिलने लगती हैं। यहां तक कि बस ड्राइवर अमर को अपनी बिल्कुल खाली बस में एक भूतिया पैसेंजर दिखाई देता है। मतलब पूरा भैरवपुर अब बस दहशत में सांस ले रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये आहट है क्या? देखिए, इसका मतलब तो होता है एक हल्की सी आवाज, जैसे कदमों की चाप। लेकिन इस कहानी में ये शब्द डर का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। भैरवपुर के लिए आहट एक अनजाने खौफ का दूसरा नाम था। एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, बस एक एहसास है। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब डर अपनी हद पार कर जाता है, तब गांव वाले एक फैसला करते हैं कि बस अब और छिपकर नहीं बैठेंगे। कुछ लोग मिलकर तय करते हैं कि वो इस खौफ की जड़ तक जाएंगे और इसका सामना करेंगे। और इसी टाइम पिक्चर में एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की। शहर से आए हैं, एक प्रैक्टिकल पुलिस ऑफिसर। भूत प्रेत उनके लिए सब अंधविश्वास हैं। उनका मकसद एक ही है, इस मामले की ऐसी लॉजिकल जांच करना जिससे गांव वालों का ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन जैसा कि हमने देखा, हवेली किसी को नहीं बख्शती, भले ही वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। जब अरविंद इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। पर इस बार मैसेज क्लियर था। सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। ये वो मोमेंट था जब कानून का रखवाला खुद एक अनजाने कानून के सामने लाचार खड़ा था। तो अब ये सवाल सिर्फ गांव वालों का नहीं रहा, अब ये डीसीपी अरविंद का भी पर्सनल सवाल बन गया है। रीना और बाकी लोगों के साथ मिलकर अब वो सब बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं कि आखिर ये आहट है क्या चीज। प्लान बिल्कुल सीधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक। पहला, एक साथ हवेली में एंटर करना। दूसरा, उस अजीब तहखाने को ढूंढना। और तीसरा, सामने जो भी आए उसका सामना करना। अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था।
और अब कहानी अपने फाइनल शोडाउन की तरफ बढ़ रही है। पूरी टीम हवेली के सबसे डरावने हिस्से यानी कि तहखाने की तरफ जाती है। उन सबको पता है कि वो एक सदी पुराने राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तहखाने की दीवार पर उन्हें खून से लिखा एक मैसेज मिलता है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी लिखा हो, बिल्कुल गीला। वार्निंग बिल्कुल साफ थी, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब उन्हें समझ आ गया कि उनकी लड़ाई किसी भूत से नहीं, एक श्राप से है। और ठीक उसी वक्त एक धुंधला सा साया उभरता है और एक आवाज गूंजती है। वो आत्मा खुद अपनी पहचान बताती है। मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूं। फाइनली राज से पर्दा उठना शुरू हो चुका था। और फिर सामने आता है वो सच जो सबसे ज्यादा भयानक था। ललिता बताती है कि 100 साल पहले उसके अपने पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। ये जो आहट है ना, ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वो चीखें हैं जो सदियों से इस कैद से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। ललिता साफ कहती है कि उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा। वो उन्हें चेतावनी देती है कि अब जब वो लोग सच जान चुके हैं, वो भी इस आहट से बच नहीं सकते। उसका बदला सिर्फ हवेली या उसके पति से नहीं, उसका बदला हर उस इंसान से है जो उसकी आवाज सुन लेता है। अब जब सब कुछ सामने था, वो लोग एक डेस्परेट कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस श्राप को खत्म करने का एक रास्ता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कुछ डर इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। तो डीसीपी अरविंद एक आखिरी दांव खेलते हैं। लॉजिक सिंपल है, अगर बुराई का घर ही जला दिया जाए तो शायद बुराई भी खत्म हो जाए। और बस वो सब मिलकर पूरी हवेली को आग लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि आग की लपटों में ललिता का शाप भी हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएगा। और कुछ दिन गांव में अजीब सी शांति रहती है। सबको लगने लगता है कि हाँ, हवेली जल गई तो श्राप भी खत्म हो गया। पर यह बस उनका ख्याल था। हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत ये थी कि आहट अब भी जिंदा थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद रीना को अपने ही कमरे में वही कदमों की आवाज फिर से सुनाई देती है। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे डरावने सवाल पर छोड़ जाती है। हवेली जल गई, राज खुल गया, लेकिन डर तो अभी भी बाकी है। तो क्या डर कभी सच में खत्म होता है, या वो बस अपना रूप बदल लेता है और एक आहट बनकर हमेशा हमारे आसपास ही रहता है?